एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, उसे ले तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करना है, इस बारे में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। और मैं अनअकैडमी प्लस के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसी सब्सक्रिप्शन के द्वारा पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से अगर आप अपनाएंगे तरीका जो मैं बता रही हूँ, तो आप जो अनअकैडमी की वीडियोज़ हैं और नोट्स हैं उसको बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। क्योंकि वीडियोज़ इतनी ज़्यादा होती हैं और एजुकेटर्स भी इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी वीडियो देखें, नोट्स कैसे बनाएं, पीडीएफ से मतलब उसका पीडीएफ निकलवा लें या नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से रिकॉल करें, रिवाइज़ करें, एक दिन में कितने लेक्चर्स देखें। तो अगर आपके मन में भी ये सब चीज़ें हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एक दिन में कितनी वीडियोस देखें, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग लाइव वीडियोस देखते हैं, लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन पर्सनली मैं लाइव क्लासेस कभी मैंने नहीं देखे। फर्स्ट रीज़न था लाइव क्लासेस ना देखने का कि आप जो है लाइव क्लासेस में स्पीड को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। जिस स्पीड पे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसी स्पीड पे आपको पढ़ना पड़ेगा, जबकि रिकॉर्डेड क्लासेस में आप जो है स्पीड को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं कोई क्लास दिख रही हूँ और वो क्लास मुझे समझ में आ रही है, तो मैं एटलीस्ट इतने स्पीड पर तो देखती ही थी। मैंने 1 स्पीड पे कभी भी क्लासेस को नहीं देखा है, या फिर अगर बहुत कोई टफ़ टॉपिक है तो ऐसा हुआ होगा, नहीं तो मैं अक्सर ये स्पीड पे मैंने क्लासेस देखी हैं। तो इस वजह से मैं रिकॉर्डेड क्लासेस करती थी। और लाइव क्लासेस की सेकेंड बात है कि उसमें जो है लगातार जो है चैट्स चलती रहती हैं, तो कभी सर उस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं या मैम उस पर भी रिस्पॉन्ड करती हैं, तो आप ये सब चीज़ें स्किप करके टाइम बचा सकते हो। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लासेस प्रेफर करती थी, ठीक है। और एक दिन में कितनी वीडियोस देखें, तो एक दिन में आप उतनी ही वीडियोस देखिए जिसको आप रीअब्जॉर्ब कर सकें। मतलब मुझे लगता है एक दिन में अगर आप 3 वीडियोस भी देख रहे हो, ठीक है, और उसको नोट डाउन करके मतलब उतना कंटेंट आप प्रिपेयर कर ले रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना कि आप एक साथ बहुत सारी वीडियोस देख ले रहे हो, लेक्चर देख ले रहे हो और सब पाइल अप हो जा रही है, तो ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग में तो आपकी स्टोरेज की जो मात्रा है वो एक साथ आप कितना भर सकते हो। 10 वीडियो 12 वीडियो लोग देख लेते हैं एक दिन में, और अगले दिन जब वो नोट्स बनाने जाते हैं तो सब नील होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि हमें पर डे उतनी ही वीडियोस देखनी है जितने को हम अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बैठा सकें। ये टॉपिक जो आप इन वीडियोस में पढ़ेंगे वो टॉपिक आप उस दिन तैयार कर लीजिए, आप उतने ही वीडियोस देखिए। और ये सब की कैपेसिटी अलग अलग है। हो सकता है आपका सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा दिन चला जाए, एक वीडियो के कंटेंट को कवर करने में ही आपका पूरा दिन चला जाए, तो कोई बात नहीं है। सबकी अपनी कैपेसिटी है, अपनी स्पीड है, लेकिन इसको इस तरह से पढ़िए कि आपका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि हाँ, आपको रिवीजन तो इसको करना ही पड़ेगा। आप कितने भी अच्छे से वीडियो देखो, आप अगर ये सोचते हो कि ये टॉपिक आपका एक ही दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, और रिवीजन तो 4-5 बार आपको करना ही है। क्योंकि एट लास्ट आप जो भी समझ रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, अगर वो आपको याद नहीं है तो फिर डजेंट मैटर, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको वहाँ पर आंसर लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं, या नोट्स कैसे बनाएं, या नोट्स कितना बनाएं, ठीक है, डिटेल्ड बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये मेरा तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके को फॉलो करें। आप और लोगों के भी वीडियोस देख सकते हो या आप अपना खुद का अलग तरीका बना सकते हो, इट्स ऑल फाइन। मैं बस आपको एक सजेशन दे रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, देखिए, पहले मैंने वीडियो देखा, ठीक है, पहले वीडियो देखा पूरे फोकस के साथ। जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मैं ना नोट्स बना रही हूँ, ना मैं चैट्स पढ़ रही हूँ, मैसेजेस पढ़ रही हूँ जो साइड में चल रहे हैं। मतलब मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे फोकस के साथ वीडियो देख रही हूँ और वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट तो ये हो गया।
अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो में कुछ ऐसी बात होती है जो सर या मैम स्क्रीन पे लिखना भूल जाते हैं, तो आप अपने साथ एक पेन पेपर रखिए। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है जो सर ने बोला लेकिन वो कहीं लिखा नहीं, कहीं मतलब उसको नोट नहीं किया, उसको ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, बट फिर भी चांस हम नहीं ले सकते क्योंकि कौन सा पॉइंट एग्जाम में आ जाएगा वी डोंट नो। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है, ठीक है। अब आपका वो टॉपिक एक बार वीडियो के रूप में कवर हो गया। अब मैं सेकेंडली क्या करती हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक इतना कठिन होता है कि सिर्फ लेक्चर देख के आप ऑल्दो मतलब जो एजुकेटर होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज अगर उतना अच्छा नहीं है या आपको चीज़ें थोड़ी जल्दी नहीं समझ में आती हैं या कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आया मान लीजिए वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती थी, जैसे हमारी पाथफाइंडर की बुक है, मैं वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करती थी, या देखती थी कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो सर ने या मैम ने छोड़ दिया है, तो पाथफाइंडर से मैं उसको रिफ़र करती थी। और अगर मतलब टाइम रहता है तो मेन बुक में भी जा सकते हैं, जो फॉरेन राइटर की बुक्स हैं उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अब मुझे किताब छूने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सब यहाँ पर चम्मच में परोसा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर क्लियर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं वो बस जस्ट एज अ गाइडेंस होते हैं कि आपको कम से कम पता चल गया ना कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, जैसे मैं इम्यूनोलॉजी का टॉपिक पढ़ रही थी, तो LCMV नाम का जो कॉन्सेप्ट था, इस वायरस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो शायद मैं अगर बुक से सिर्फ पढ़ती या पाथफाइंडर से सिर्फ पढ़ती तो मुझे ये कभी मिलता ही नहीं ये टॉपिक। लेकिन हाँ, वीरेंद्र सर ने इसे रिफ़र किया तो मुझे ये टॉपिक मिला और इससे सवाल भी आए थे एग्ज़ाम में। तो आपको सब चीज़ें रिलेट करके चलनी है, ठीक है। आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपके जो पाथफाइंडर है, क्योंकि पाथफाइंडर मतलब ऐसी बुक है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन चीज़ें आप फिर भी गेन कर लेंगे। आप इसको बहुत शैलो भी नहीं समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़ें मुझे तो इसमें से मिली हैं। और फिर अल्टीमेटली आपके जो फॉरेन राइटर की बुक्स हैं, अगर आप इन्हें पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ भी इसमें से पढ़िए, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कोटा पूरा वाली बात तो है नहीं, कोई कोटा तो है नहीं कि जो आपको कंप्लीट करना है कि हाँ आज मैंने इतने लेक्चर्स देखे, इतने नोट्स बनाए। अल्टीमेटली क्या होना है, आपके दिमाग में कितनी चीज़ें गई, यही मैटर करता है, ओके। तो नोट्स की बात हो गई यहाँ पर कि हाँ, पहले आपने वीडियो देख लिया, फिर आपने अदर रिसोर्सेज से भी उसे समझने की कोशिश की कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ बच तो नहीं रहा है। और फिर थर्ड बात आती है नोट मेकिंग की। तो हाँ, मैं नोट्स बनाती थी, प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स, क्योंकि मेरा बेसिक्स पहले से भी बहुत ख़राब था। तो मैं अनअकैडमी के जो PDFs मिलते थे लेक्चर्स, और दो सर मैम ने बहुत बार ये कहा कि आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम जो दे रहे हैं वो इनफ है, बट फिर भी मैं अपने कन्वीनियंस के लिए, और मुझे चीज़ें अच्छे से याद हो जाती थी जब उन्हें मैं अपने हैंड राइटिंग में लिख लेती थी या अपनी कॉपी में लिख लेती थी। तो ये मेरी हो सकता है मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो, बट मैं जिस तरह से करती थी मैं आपको वही बता रही हूँ। जब तक मैं चीज़ें लिख नहीं लेती थी तो मुझे दिमाग में वो चीज़ें क्लियर नहीं रहती थी, ठीक है। और मैं उन्हें अपने शब्दों में जब लिख लेती थी 2-3 जगह से मिला के, तो वो चीज़ मेरा क्लियर हो जाता था। तो नोट्स बनाने के लिए 3 सोर्सेज मेनली मैं यूज़ करती थी। जैसे एक तो हो गया अनअकैडमी के जो नोट्स हैं, एकेडमी के जो नोट्स क्लासेस वाले मिलते थे, ठीक है। सेकंड हो गया पाथफाइंडर। पाथफाइंडर को मैं कभी भी शैलो कंटेंट के जैसे नहीं यूज़ करती थी। मुझे ये बुक बहुत ही अच्छी लगती है और अभी भी बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं मुझे, मैं जितनी बार भी इस बुक को खोलती हूँ। और अगर मुझे पाथफाइंडर और अनअकैडमी मिला के भी कुछ चीज़ें बच रही हैं तो फिर मैं उस टॉपिक को जो प्रिफर्ड फॉरेन राइटर हैं उनकी बुक से भी कुछ चीज़ें नोट करती थी। वैसे आप फॉरेन राइटर की बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ों की बात नहीं है, वो कितना रेलेवेंट है हमारे लिए वो बात ज़रूरी है, ठीक है ना। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप फॉरेन राइटर की बुक पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा उसके आगे तो आपको फॉरेन राइटर पढ़ना ही है, चाहे वो PhD इंटरव्यूज़ हों या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे फिर नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो अगर आप पढ़ सकते हो, टाइम है, जैसे अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है तो अभी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, दिसंबर के लिए। तो नोट मेकिंग हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है रिकॉल की। हमने सब कर लिया, वीडियोस भी देख लिए, चीज़ें भी समझ ली, अब हमें बात आती है रिकॉल की। रिकॉल कैसे करें, ठीक है। क्योंकि पहले तो हमारे ऊपर भूत सवार होता है सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसे कवर करने का, और सिलेबस कवर करने के चक्कर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, रिकॉल। अब रिकॉल के लिए यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है डिस्कशन,
ठीक है। आपको छुपा के नहीं रखना है कि आपने कितना टॉपिक पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये सारी नाइव बातें आपको नहीं करनी है। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपने दोस्तों से डिस्कशन करिए या कोई ग्रुप्स हों जिसमें आप डिस्कशन करिए, जहाँ पर काउंटर क्वेश्चंस हों, ठीक है ना, ऐसी जगह कहीं ढूंढिए। वरना आप अपने में ही पढ़ते रह जाओगे, आपको कुछ चेक इन ही नहीं मिलेगा कि एक्चुअली में आप पढ़ कितना रहे हो, ठीक है ना। तो पहला हो गया डिस्कशन से रिकॉल करने की टेक्निक। सेकंड हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस पे मैं जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है। PYQ बुक तो आपको लगानी है, PYQs तो आपको रेगुलर 1 घंटा देना है इसमें, ठीक है ना। साथ साथ में मैं अनअकैडमी पे भी है प्रैक्टिस का, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली प्रैक्टिसेस कर सकते हो, या फिर आप अलग से भी बुक्स ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, MCQs ले सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इससे भी आपकी रिकॉलिंग होगी। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक टेक्निक ये है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन है आपको बस उस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से एनालाइज करके चीज़ें करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। और फिर ये चीज़ों को आपको दिमाग में कई बार ऐसे, जैसे मतलब आप बैठे हैं तो अगर आपने कुछ देखा, मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई वर्ड आ गया, ठीक है, तो उस वर्ड को आपने पढ़ा तो आप उससे रिलेट करने की कोशिश करिए कि क्या ये सिलेबस में कहीं आपने देखा है, किस चैप्टर में देखा है, कहाँ पे था, नोट्स में उसको रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करिए। इस तरह से जब आप बार बार अपने नोट्स को रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करेंगे ना, तो चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होती जाएंगी और आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी बार बार उसे याद करने की, ठीक है ना। और फिर लास्ट तरीका जो है शॉर्ट नोट्स का। अब शॉर्ट नोट्स बहुत ट्रिकी पार्ट है, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स में भी 5 पन्ने भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 1 पेज 2 पेज मैक्सिमम, इतने में आपको सब समेट लेना है, ठीक है ना। तीसरा तरीका, आपको इतने अच्छे से चीज़ों को समझिए कि आप इतने कम लिमिटेड पेज में ही सब कवर कर ले। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे सपोज़ करिए 1 पेज लिया और आप उसमें स्टैंडर्ड राइटिंग ही कर रहे हो, मतलब स्टैंडर्डली आप जिस साइज़ और फॉन्ट में लिखते हो आप उसी साइज़ और फॉन्ट में उसमें लिख रहे हो, ऐसी बात नहीं है। मेरे 1 पेज का मतलब जैसे 1 पेज आपने लिया, इतने में कुछ समझा दिया, इतने में कुछ समझा दिया, इतने में कुछ रिकॉल कर लिया, ठीक है ना, इतने में कुछ रिकॉल कर लिया। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे ना, तो जैसे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स देख के आपको चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ इसका ये था, इसका ये था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई रिकॉलिंग की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा कि एक्चुअल ये सब करने का कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना इतना इम्पॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट से ही सब लोग इतना डरते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो 3 घंटा मॉक टेस्ट दो, फिर 2 घंटा एनालाइज करो, 5 घंटे चले जाते हैं। सबको लगता है इतने में तो कुछ पढ़ लिया होता, कुछ नया सीख लिया होता, सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। बट क्या फ़ायदा सिलेबस कंप्लीट करने का अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपको सिलेबस पूरा करके क्लास का एग्ज़ाम तो देना नहीं है, यहाँ पे रिलेटेबल कट ऑफ रहेगा। तो इस वजह से आपको चीज़ें इस तरह से करनी है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो ये था हमारा कि किस तरह से हमें करना है, ठीक है ना। और अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए अनअकैडमी के जो नोट्स होते हैं, नोट्स वाले PDF होते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो जो प्रिंटेड चीज़ें होती है, मतलब जो टाइप्ड होती हैं, सर और मैम ने पहले से लिख के लाया होता है, और कुछ एनोटेशंस होते हैं। तो जब आप PDF डाउनलोड करिए तो हमेशा एनोटेशंस के साथ डाउनलोड करिए, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किन एजुकेटर्स को फॉलो किया था। तो मैंने मेनली वीरेंद्र सिंह, मैं ऐसा बता रही हूँ कि आप एकदम बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता, इसलिए मैं पूरा नाम और सब कुछ बताऊँगी इनके बारे में, ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी ने और ज्योति कुमारी मैम, ये 2 एजुकेटर्स को मैंने होल हार्टेडली फॉलो किया था, ठीक है। होल हार्टेडली फॉलो करने का मतलब उनकी एडवाइसेस को भी आपको मानना है, वो जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस पर भी आपको काम करना है। सिर्फ उनके जो एजुकेशनल नॉलेज है उस पर नहीं ध्यान देना, वो जो आपको बिहेवियरल नॉलेज देना है या किस तरह से चीज़ों को करना है उसको भी मानिए, ठीक है। तो ये ऐसा था कि यूनिट्स जो थे वीरेंद्र सर
वीरेंद्र सर ने भी इकोलॉजी और इवोल्यूशंस ये सब पढ़ाया हुआ है, बट ये सब ज़्यादा अच्छा ज्योति मैम का, क्योंकि उन्होंने प्रिंटेड फॉर्म में सब कुछ दिया है ना, तो नोट्स ज़्यादा ज्योति मैम के जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइप्ड होते हैं, और वीरेंद्र सर के जो नोट्स होते हैं ये हैंड रिटन ज़्यादा होते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको किसका स्टाइल ज़्यादा समझ में आता है। जो यूनिट्स ये दोनों ने पढ़ाया है उसमें, और बाकी जो यूनिट्स इन दोनों ने नहीं पढ़ाया है तो वो अलग अलग इन लोगों ने पढ़ाया है। जैसे प्लांट फिजियो सिर्फ ज्योति मैम ने पढ़ाया है, डेव बायो सिर्फ ज्योति मैम ने पढ़ाया है, ठीक है। डेव बायो, प्लांट फिजियो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब के लिए मैंने ज्योति मैम को प्रेफर किया था, ठीक। और वीरेंद्र सर के लिए यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री था, और सेल बायो था, सेल कम्युनिकेशन था, और यहाँ पर जेनेटिक्स है। मतलब मैंने तब तो नहीं पढ़ा था जेनेटिक्स, बट फिर बाद में मैंने कवर किया एग्ज़ाम के बाद। जेनेटिक्स था और एनिमल फिजियो भी था। ये सब चीज़ें जो है सर ने पढ़ाई हैं बहुत ही अच्छे से, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और एक बात मैं आपको बोनस बताना चाहती हूँ, रिवीजन क्लासेस ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। तो जब एग्ज़ाम आता था या उससे पहले वाले एग्ज़ाम से, मतलब मेरे सेशन में तो नहीं बट उससे पहले वाले सेशन में सर और मैम ने रिवीजन क्लासेस भी लिए हैं, जैसे मतलब 2 लेक्चर में पूरा यूनिट कवर, तो वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि मतलब क्विकली रिवाइज करने के लिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन वाले सोर्सेज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने चाहिए, तो वो आप देख सकते हो। और मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहती हूँ, ठीक है ना, कि कौन सी चीज़। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है, गाइडेंस ना मिलने की वजह से उनका थोड़े थोड़े नंबर से रुक जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चीज़ें आपको रिवीजन वाली जितनी मिले आपको सब देखनी है। और हाँ, मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी, जो आईएफएस का एग्ज़ाम टाइम के में मतलब जब 1-2 दिन पहले जो मॉक टेस्ट आता है, ठीक है, आप उसे भी ज़रूर से ले लें। वो बहुत सस्ता हो जाता है, 1 रुपये का या फिर ऐसे हो जाता है, मतलब 99 मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो आप उसे भी ले सकते हैं, उसका भी वो भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। तो इस तरीके से मतलब अगर आपको सही लगा मेरी वीडियो तो मुझे बताइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको गाइडेंस की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।